ये कौन लोग हैं जो जजेस की पर्सनल डिटेल्स मीडिया पे लीक कर रहे हैं? इनको कोई पूछने वाला नहीं है। फीचर है, ये सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुकी है 2015 में कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो आपका बुनियादी खदोखाल जो है आपके आइन के अंदर, उसके अंदर फॉल करता है और इस पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। अब जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो जुडिशरी का अपना जाती इशू भी नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्यों। देखें, आपके आइन के है अंदर आर्टिकल 9 वो कहता है एक्सेस टू जस्टिस जो है, जो हम सब पाकिस्तानियों का है, वो एक बुनियादी हक है जो हर उस शख्स पे जो इस मुल्क का शहरी है वो उसका बुनियादी हक है, एक्सेस टू जस्टिस। अगर जुडिशरी के अंदर इंटरफेरेंस है, उसके प्रोसेस को सैबोटाज करने की कोशिश की जा रही है, तो जो एक्सेस टू जस्टिस का बुनियादी हक है, मेरा, आपका, हम सब का, वो कॉम्प्रोमाइज होता है। तो इस वजह से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सिर्फ हमारे चीफ जस्टिस साहब का इशू नहीं है या इवन इन सारे जजेस का भी इशू नहीं है, वो हम सब का इशू है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, देखिए, इस दुनिया में बड़े बड़े राइटर्स गुजरे हैं और बड़े बड़े लिखारी गुजरे हैं, फिलोसफर्स गुजरे हैं, वो कुछ बातें कर गए हैं, कुछ असूल बता गए हैं, वो किसी ख्वाब या ख्याल में नहीं बात करके गए। उनकी बड़ी एक वेल रेड वो लोग थे, उन्होंने बड़ी एक प्रिंसिपल्स दिए आपको जिस पे एक रियासत जो होती है उसको कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। देखिए, आज से तकरीबन 2500 साल पहले सबसे पहले बात की कि रियासत के अंदर जो फंक्शंस हैं, 3 सतून जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, ये एरिस्टोटल कह गया 2500 साल पहले। उसको समझ आ गई थी कि अगर ये तीनों फंक्शंस एक बॉडी के अंदर कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे तो वो फिर बादशाहत बनती है या डेस्पोटिज्म बनता है या डिक्टेटरशिप बनती है। फिर इसी के बाद एक बड़ा अच्छा राइटर आया, जज था असल में, मॉन्टेस्क्यू। एब्सोल्यूट पावर जो होती है वो करप्ट भी करती है आपको एब्सोल्यूटली। ये फ्रेंच राइटर था। इसका मतलब क्या था कि एक ऐसी बॉडी बना दे हम मुल्क के अंदर जिसके अंदर कोई चेक ना हो, ये ऐसा इदारा बना दे, वो किसी कानून के पाबंद ना हो, तो फिर वो काम भी ऐसे करेगा कि उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। अगर उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा तो फिर वो काम ऐसे करेगा कि एब्सोल्युटली वो करप्ट ही हो जाएगा। करप्शन का मतलब ये नहीं है कि वो पैसे खाएगा, इसका मतलब ये है कि वो किसी कानून कायदे के तहत काम नहीं करेगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा, उसको कोई चेक नहीं होगा। अगर चेक नहीं होगा तो फिर कानून का बेड़ा गर्क होगा और बुनियादी हकूक जो है आपके पामाल होंगे। फिर हुआ क्या? हुआ ये कि आपने एग्जीक्यूटिव के ऊपर चेक रखने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया एक रियासत ने, जिसको कहते हैं आप जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू क्या है? ये जुडिशरी का काम है कि उसने रिव्यू करना है कि क्या एग्जीक्यूटिव और उसके अफसर, उसके अफसरान जो काम कर रहे हैं, क्या वो आइन के मुताबिक है कि नहीं है, या कानून के मुताबिक है कि नहीं है, क्या वो किसी की ख्वाहिश के मुताबिक हो रहा है कि इस मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है। तो फिर जुडिशरी का काम आता है उसमें देखना है मेरा कोई बुनियादी हकूक पामाल हुआ, आपका कोई बुनियादी हकूक पामाल हुआ, तो उस एग्जीक्यूटिव एक्शन को उसने ऑन द टच स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखना है या कानून देखना है, ये ठीक है कि गलत है। तो इसके लिए अगर जुडिशरी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है तो उसमें बुनियादी बात क्या होगी कि जुडिशरी उस एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस से बाहर हो। अगर एग्जीक्यूटिव जिसने मेरे खिलाफ मेरा बुनियादी हकूक को पामाल करना है, अगर वही जुडिशरी के ऊपर बैठा हुआ है, अगर वही जुडिशरी को कंट्रोल कर रहा है, अगर वही जुडिशियल प्रोसेस में इंटरफेयर कर रहा है, तो क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि वो जुडिशरी मेरे हक में फैसला करेगी या जस्टिस करेगी, इंसाफ कर पाएगी? ये एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल यहीं पे यहां पे बात खत्म हो जाती है। अगर कोई इंटरफेरेंस है जुडिशियल प्रोसेस में तो जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है मुझे इंसाफ देने का, एग्जीक्यूटिव पे चेक रखने का, वो वहीं पे खत्म हो जाता है। वो बात वो इररेलेवेंट हो जाता है एज ए इंस्टीट्यूशन। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने कैटेगोरिकली कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वर्किंग में इंटरफेरेंस है। अब यहां पे कहा जाता है कि मेरे दौर में नहीं हुई इंटरफेरेंस। अगर आपके दौर में इंटरफेरेंस नहीं होती, बड़े एहतराम के साथ
तो ये लेटर ना लिखते। अगर इंटरफेरेंस बंद हो गई होती तो ये लेटर ना आता। दैट मीन्स इट इज अ कॉन्टिन्यूस एंड रिकरिंग प्रोसेस जो चल रहा है इस वक्त। उसके अलावा अब इसको फर्दर इसको इस्टेब्लिश करने के लिए आपने रिकमेंडेशंस ली, व्यू पॉइंट लिया पाकि हाई कोर्ट से। लाहौर हाई कोर्ट कैटेगोरिकली कहता है इस मुल्क इसके जुडिशियल प्रोसेस में इंटरफेरेंस हो रही है, और ये हमें नजर आता है। ये नहीं कि हवा में बात हो रही है, हम भी देख सकते हैं। कोई जज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी कैंडिडेट को अगर रिलीफ देता था, पिछले मैं 2 साल का बता रहा हूं आपको, मैं लाहौर हाई कोर्ट में ज्यादा मेरी प्रैक्टिस है, तो उस जज की इधर ट्रांसफर मुल्तान बेंच में हो जाती थी, या पिंडी बेंच में हो जाती थी, या बहावलपुर बेंच में हो जाती थी। उसके अलावा आपको पिशावर हाई कोर्ट ने क्लियरली कह दिया है कि हमें नॉन स्टेट एक्टर्स से भी बॉर्डर्स के बाहर से धमकियां मिली हैं पॉलिटिकल केसेस में। अगर हम इंसाफ करना चाह रहे तो हमें रोकने के लिए क्वेटा हाई कोर्ट ने तो शेरो शायरी भी लिख दी है और बड़े क्लियर वर्ड्स में बता दिया है कि इस मुल्क के जुडिशियल प्रोसेस में इंटरफेरेंस हो रही है, हमें इंसाफ करने से रोका जा रहा है। इसके साथ जजेस आपके खुद कह रहे हैं, और ये जजेस अगर कह रहे हैं तो इसके साथ प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ अटैच होगी। उनको क्या शौक है बताने का कि हमारे पास इंटरफेरेंस चल रही है, इंटरफेरेंस हमारा प्रोसेस में इंटरफेरेंस हो रही है। अगर जज ऑफ द हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, अगर वो कह रहा है मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, मेरे काम में एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस कर रहा है, उसको आप एज अ चार्ज शीट लें। वो एलिगेशन नहीं है, वो स्टेटमेंट नहीं है, वो चार्ज शीट है इस मुल्क की एग्जीक्यूटिव के ऊपर कि आप इंटरफेयर कर रहे हैं। अब एग्जीक्यूटिव ने डिस्पेल करना इंप्रेशन या बर्डन ऑफ प्रूफ कि हम नहीं कर रहे, ये इनका इल्जाम नहीं है, ये चार्ज शीट लगाई इन्होंने एग्जीक्यूटिव के ऊपर। अब इसको देखें, इसको आप पिछले 2 साल में देखें आपका जुडिशियल प्रोसेस ने काम क्या किया। ट्रायल्स होते हैं अडयाला जेल के अंदर, उसमें पहले तो किसी मीडिया के शख्स को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। किस तरह ट्रायल हुआ, किस तरह चला, किसी को कोई खबर नहीं। जो पता लगता था, जो हमारे बुकला जाते थे वो बताते थे, नो इंडिपेंडेंट ओवरसाइट ऑफ द मीडिया। तो वो पब्लिक ट्रायल के जो डेफिनेशन है आइन में, आपके कानून में, उस पर पूरा नहीं उतरते थे। फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाना पड़ा, कुछ मीडिया के लोगों को एक्सेस मिल गई, लेकिन वो भी आपको पता है पिक एंड चूज होता है, हर शख्स को नहीं दिया अंदर जाने देते थे। फिर उसके बाद हमने कहा यहां तो पब्लिक का भी राइट बनता है कि वो आके ट्रायल देखे, जिसको हम पब्लिक कहते हैं। तो कुछ 12 लोग हर तारीख पे आते थे, जिनको एक डब्बे में बंद करके बिठाया जाता था, और वो ना मुझे पता था कौन लोग हैं, ना हमारे बाकी वकला को पता था, ना इमरान खान साहब को पता था वो कौन लोग हैं, उनको किसने लाके बिठाया है। जब उनसे सवाल हम करते थे आपका कौन लोग हैं, या तो वो 100% तकरीबन 99% खामोश होते थे या जवाब देते थे हम पब्लिक एट लार्ज हैं। तो उनसे पूछा पब्लिक एट लार्ज का मतलब क्या है, उनको वो भी नहीं पता था। तो उनको इस वजह से तोते की तरह रटा के भेजा जाता था, आपने ये जवाब देना है। पब्लिक एट लार्ज का मतलब है कि इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं, इस मुल्क के जितने लोग हैं, तो दिल करे तो कोर्ट रूम के अंदर जा सकते हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कोर्ट रूम में जगह है। इस वजह से फिर 12-12 घंटे केस चलाया जाता है। जज साहब को भी जल्दी है, भूल गए कि गोल्डन प्रिंसिपल है कानून का कि जस्टिस हेरिड इज जस्टिस बरेड। 12-12 घंटे केस चला, डिफेंस का राइट नहीं दिया गया, 342 की स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करने दी गई, अपने विटनेसेस नहीं पेश करने की कोशिश दी गई आपको अपॉर्चुनिटी। फिर ट्रायल हुआ, जिस तरह खान साहब के ट्रायल्स हुए, पूरी दुनिया कह रही है, हर वकील कह रहा है कि ये ट्रायल्स प्रोसीजरल सेफगार्ड्स नहीं दिए गए। ये इस सारी चीजों को अगर आप सामने रखें तो क्या मैं कह सकता हूं कि जुडिशियल प्रोसेस के अंदर इंटरफेरेंस नहीं है? मेरी रीजनेबल अप्रीहेंशन है। आम आदमी भी बैठेगा तो वो सारे को देखेगा, इन सारी चीजों को सामने रखेगा, तो उसको यही लगेगा कि हमारे जुडिशियल प्रोसेस में इंटरफेरेंस है। रियासत की ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब को कन्विक्ट किया जाए, बाय हुक या बाय क्रुक, हमने करना है कन्विक्ट। वो
सीक्रेट ट्रायल क्यों किया गया? एक तो मकसद था इस मुल्क की आवाम से चेहरा छुपाना, नहीं दिखानी झलक। दूसरा मकसद यह था कि जो हम काम कर रहे हैं गैर कानूनी, गैर आईनी, वो भी इस आवाम तक ना पहुंचे। क्योंकि वो बड़ा फेमस राइटर था इंग्लैंड का, जेरेमी बेंथन, उसने कहा था ऑल द सिनिस्टर प्लान्स आर एग्जीक्यूटेड बिहाइंड द वेल, कि जितने शैतानी काम होते हैं वो हमेशा पर्दे के पीछे होते हैं। छुपाना था, नहीं दिखाना था कि हम ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन ये भूल गए इन केसेस की अपील भी फाइल होंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अब डिस्कस हो रहे हैं। अब ये देखिए आप, कितनी फजूल बात है, मज़ाका खेज बात है कि एक केस में खान साहब का ट्रायल हो रहा है कि उन्होंने साइफर के कंटेंट्स को ट्विस्ट किया, और उस डिटरमिन करने के लिए क्या किया कि नहीं किया, वो साइफर उस केस के रिकॉर्ड का पार्ट भी नहीं है। तो कैसे आपको पता लगा वो ट्विस्ट हुआ? आपने ओरिजिनल से कंपेयर किया? यही चीजें छुपाई गई ताकि लोग ना बोलें, लोग सवाल ना करें, मीडिया सवाल ना करे कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप क्या ट्रायल कर रहे हैं। इस वजह से हमारा इस वक्त देखें, एक और बात भी मैं यहां पे कर दूं साथ, ये रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, इल्जाम नहीं लगा रहा मैं। हमने लाहौर हाई कोर्ट में केस किया कि हमें जुडिशरी से आरोज दें, वो फैसला आता है, हमें नहीं सुना गया, उसमें नोटिस भी नहीं किया गया। रात को हियरिंग होती है, लाइव देखी आपने, वो ऑर्डर सस्पेंड हो जाता है कि नहीं जी आप इलेक्शन प्रोसेस को सैबोटाज कर रहे हैं, हम पे ये इल्जाम भी लग गया। हालांकि हम चाहते थे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जुडिशरी से आरोज लें, और फिर हमारी एप्रीहेंशन सच साबित हुई। वो आपने देख लिया, ये तो आरोज ने जो बेड़ा गर्क कर लिया, 55 अरब रुपया अवाम का जाया किया कि चोरी हुआ, मैंडेट वाले लोग हमारे ऊपर नाफिज कर दिए, सबको पता है फॉर्म 45 पे क्या हुआ। फिर बल्ले के निशान के केस की जजमेंट आती है, इलेक्शन कमीशन फिर हमारे खिलाफ चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, फिर वो रात को केस फिक्स होता है, तो डिसाइड हो जाता है। अब हमने रिजर्व सीट्स के केस का पिटिशन फाइल की हुई है, 2 पिटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तकरीबन 4 हफ्ते हो चुके हैं, अभी तक वो केस फिक्स नहीं हुआ। हमने फॉर्म 45 से रिलेटेड ओवरऑल रिगिंग प्रोसेस में जो धांधली हुई है, जो आरोप का घिनौना किरदार था इस इलेक्शन में, हमने पिटिशन फाइल की, वो अभी तक फिक्स नहीं हुई। 9 मई के इशू पे भी 25 मई को हमने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल 9 मई जी जी हमने पिटिशंस फाइल की, हमारे केसेस नहीं लगते। हम रजिस्ट्रार का साहब के पास जाते हैं, अर्ली हियरिंग्स की दरख्वास्त भी दे दी है, हमारे केसेस नहीं लग रहे। तो क्या हम तवक्को करते हैं कि हमारे साथ जो इस मुल्क का निजाम इंसाफ है और जो उसकी सबसे बड़ी अदालत है, क्या वो हमारे साथ फेयरली ट्रीट कर रही है? मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, ये फैक्ट्स हैं। हमारे केसेस क्यों नहीं लगाए जा रहे? अब ये रिजर्व सीट्स का केस, मैं आखिरी बात करूंगा, ये इतना क्रिटिकल क्यों है? इस वक्त बात चल रही है इस मुल्क के कुछ हलकों में, और हुकूमत के लोग भी बात कर रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर एक आईन में तरमीम लाई जा रही है, और उस तरमीम का मकसद क्या है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे उनका टेन्योर 3 इयर्स का कर देंगे, और वो हम फिक्स कर देंगे, एक्सटेंशन काइंड ऑफ मिल जाएगी। तो अगर इसको आप कैलकुलेट करें, जिस तरह में ड्राफ्ट लॉ आ रहा है, उसके तहत कुछ जजेस जो हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना आगे, उनका एज चीफ जस्टिस टेन्योर खत्म हो जाएगा, और कुछ जजेस को 3 साल मिल जाएंगे, और इंक्लूडिंग द करंट चीफ जस्टिस की भी एक्सटेंशन हो जाएगी। अब ये केस डायरेक्टली लिंक्ड है हमारे रिजर्व सीट्स के केस से। वो कैसे? अगर हमारी रिजर्व सीट जो हमारा आईनी हक था हमसे लेके दूसरी पार्टीज को दे दी गई, अगर वो केस डिसाइड होता है और हमें रिजर्व सीट्स मिल जाती हैं, तो ऐसी आईनी तरमीम नहीं पास हो सकती, नहीं आईन में तरमीम की जा सकती, क्योंकि इनके पास नंबर पूरे नहीं होंगे। तो क्या पहले आपने प्रेसिडेंट इलेक्ट किया, मिनॉरिटीज और हमारी रिजर्व सीट्स के जो लोग हैं और विमेन के जो रिप्रेजेंटेशंस हैं, उसके बगैर प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं था, प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया, बाकी आपने इलेक्शंस किए उसके तहत, फेडरेशन का मजाक बना लिया आपने। इस वजह से मेरी रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस साहब से
कि इस चीज को आप सीरियसली लें और हमारे रिजर्व सीट्स का केस जो है उसको फिक्स करें, क्योंकि हमारी बड़ी एप्रीहेंशन है, हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। और यही इमरान खान साहब ने, कल मैं उनसे मिला, उन्होंने यही कहा कि हमें एतमाद नहीं है इस वक्त जिस तरह चीफ जस्टिस साहब चला रहे हैं अपने अदालती निजाम को, क्योंकि हमें साफ नजर आ रहा है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। देखें, आखिरी बात है, बस खत्म है, ये कौन लोग हैं जो जजेस की पर्सनल डिटेल्स मीडिया पे लीक कर रहे हैं? इनको कोई पूछने वाला नहीं है। चले, मैं कहता हूं जमहूरियत की खूबसूरती है, आप जजेस को क्रिटिसाइज करें, आप बिल्कुल करना चाहिए। आपको कोई जजमेंट पसंद नहीं आती, आप इख्तलाफ करें, लेकिन आप पर्सनल अटैक्स नहीं करें। उनकी फैमिली की डिटेल्स, उनके आईडी कार्ड की डिटेल्स, उनकी टैक्स की डिटेल्स, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री, उनके बैंक स्टेटमेंट्स, ये कौन लोग हैं जो रियासत से भी ऊपर चल के काम कर रहे हैं, उनकी चीजें लीक कर रहे हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? बाबर सत्तार साहब के साथ ये हुआ, कल सुप्रीम कोर्ट में बोला गया इस बात पे। लेकिन उसके साथ साथ क्या हमारा अभी जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब है, उनकी डिटेल्स किसने लीक की? बंदयाल साहब थे, उनकी सास की फोन कॉल किसने रिकॉर्ड की? देखिए, पहला सवाल यह बनता है कि ये कानून से बाहर रह के विदाउट एनी वारंट कौन लोग हैं जो लोगों की प्राइवेसी इन्फ्रिंज कर रहे हैं? वो तो बात की बात आएगी ना, क्या उसमें बात हो रही है। पहला सवाल होता है ये कौन लोग हैं जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसी का आर्टिकल 14 राइट टू प्राइवेसी इन्फ्रिंज कर रहे हैं। इस वजह से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की रिकॉर्डिंग्स भी आ जाती हैं बाहर। क्या कोई ऐसे लोग ऑपरेट कर रहे हैं इस मुल्क में जिसपे ना कोई कानून लगता है, ना कोई आइन की शिक लगती है? इस वजह से चीफ जस्टिस साहब का जो अपना केस था, उनका जो आर्गुमेंट्स थे, मैं कोर्ट में सुनने जाता था उनका केस, उनका मेन फोकस था ARU ने मेरी डिटेल्स जो निकाली हैं, मेरी प्रॉपर्टीज जो थी लंदन में मेरी वाइफ के नाम पे, बच्चों के नाम पे, वो गैर कानूनी तरीके से निकाली हैं, गैर आईनी तरीके से निकाली हैं। इस वजह से ये रेफरेंस क्वैश करें आप, तरीकाकार गलत था। कौन था जो उनकी डिटेल्स निकाल के लाया? तो क्या ये आर्गुमेंट बाकी जजेस के लिए नहीं इस्तेमाल हो सकता कि उनकी डिटेल्स कौन निकाल रहा है, उनकी प्राइवेसी कौन इन्फ्रिंज कर रहा है? इस वजह से जुडिशियल प्रोसेस आप लोगों जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, डिपेंडेंट है, आपके कहने से नहीं हो सकता। अनटिल अनलेस लोगों पे आप पे ट्रस्ट नहीं होगा, लोगों को आप पे जो मर्जी कह दें, आप कोर्ट में बैठ के हमें लेक्चर दे दे कि कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई नहीं मानेगा। लोग तभी मानेंगे जब आप वो फैसले करेंगे जो पावरफुल लोगों को पसंद नहीं आते, तभी लोग मानेंगे कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में नहीं है। थैंक यू। जनाब खालिद खुर्शीद साहब।